चलिए हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन में हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में देख रहे थे, परिवहन तंत्र के बारे में, और उसमें हम स्थलीय परिवहन के बारे में देखा था, फिर सागरीय परिवहन के बारे में और वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन में जैसे कि हेलीकॉप्टर के बारे में देखा था, हवाई जहाज़ के बारे में देखा था। उसके बाद स्थलीय में ट्रेन, सड़क मार्ग, इन सब का परिवहन के बारे में देखा था। उसके बाद जल मार्गों के बारे में देखा था। अब हमने भारत एवं विश्व में पाए जाने वाले प्रजाति यानी मानव जो प्रजाति हैं, जितने भी मानव हैं उनमें कई प्रकार की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। रंग रूप, उनके कद, उनके शरीर के बनावट के हिसाब से कई प्रजातियां पाई जाती है। कुछ जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने चार वर्गों में विभाजित भी किया है कि पूरे विश्व में चार प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये देखेंगे भारत एवं विश्व की प्रजातियां देखेंगे, उसके बाद निर्जातीय समुदाय के बारे में देखेंगे, भारत एवं विश्व की प्रजातियों के बारे में देखेंगे। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में जैसे ग्रोथ देखेंगे, भारत में ग्रोथ देखेंगे, जनसंख्या के ग्रोथ। उसके बाद जनसंख्या डेंसिटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद मिग्रेशन, प्रवास और मानव अधिवास के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रजाति बनाम निर्जाति के बारे में। तो प्राकृतिक पद वह मानवीय गुण है जो प्रकृतिक प्रदत्त, वह मानवीय गुण जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात से ही मिलते हैं। जितने भी जो प्रकृति से हमें प्रकृति यानी वातावरण के हिसाब से प्रत्येक जो मनुष्य होते हैं उन्हें जन्म से ही मानव में जो गुण होते हैं, जो गुण विद्यमान होती हैं, वे जन्म से ही प्राप्त होते हैं और उन गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है मानव को, और मानव समुदाय प्रजाति या विभाजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो प्राकृतिक प्रदत्त वह मानवीय गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात मिले होते हैं, जो गुण होते हैं वो जन्मजात मिले होते हैं और उन गुणों के आधार पर ही विभाजन किया गया है मानव को। मानव समुदाय प्रजाति विभाजन के अंतर्गत ही आते हैं और दुनिया के स्तर पर प्रजातियों के विभाजन का प्रयास भी किया गया है। जैसे दुनिया के जितनी भी प्रजातियाँ जो मानव प्रजाति है, जितनी भी मानव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उन्हें जैसे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने विभाजित भी किया है कि उनके जितने भी विश्व में प्रजातियाँ मानव प्रजाति पाए जाते हैं उनके रूप, रंग, कठ, काया, उनके गुण के हिसाब से भूगोलवेत्ताओं ने उन्हें विभाजित किया है। और जो भूगोलवेत्ताओं में जिनका नाम है टेलर महोदय हैं, उसके बाद क्रूगमैन महोदय हैं, रिजले महोदय हैं, गुहा आदि ये विद्वान हैं जिन्होंने विश्व में यानी दुनिया में जितने भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं उन आधार पर इन्हें विभाजित करने का प्रयास भी किया है। और जैसे कि उनके त्वचा के रंग, शारीरिक बनावट के आधार पर और विश्व में प्राप्त होने वाली प्रजातियों के बारे में देखें वर्गीकरण इन्होंने किया है। जैसे कि नीग्रो प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति, मंगोल प्रजाति और काकेकस प्रजाति। जो ये भूगोलवेत्ता हैं टेलर, उसके बाद क्रोगमैन, रिजले, गुहा आदि जितने विद्वान हैं, इन्होंने विश्व में जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनके रूप, रंग, कठ, काया, उनके गुण के आधार पर जो उन्हें प्रकृति से जन्म से ही मिले हुए हैं उनके आधार पर इन्होंने 4 वर्गों में प्रजातियों का वर्गीकरण किए हैं। और 4 वर्गों में वर्गीकरण जैसे कि निग्रो प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति और मंगोल प्रजाति और काकेकस प्रजाति। और इनको निम्नलिखित आधारों पर एक दूसरे से पृथक भी माना गया है कि निम्नलिखित आधार पर ये लोग एक दूसरे से अलग हैं, पृथक हैं, और जिसमें से प्रत्येक आधार प्रकृति एवं मौलिक रूप से है। जैसे कि अगर इनके जो ये चारों प्रकार की प्रजातियां हैं, अगर इनके त्वचा के रंग के आधार पर देखें तो जो नीग्रो प्रकार की प्रजातियां हैं उनके त्वचा का रंग चॉकलेटी ब्लैक होता है। और जो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है इनके त्वचा के रंग काले से भूरे तक इनका रंग होता है। और उसके बाद जो ये मंगोल प्रजाति हैं इनका त्वचा के रंग पीले रंग के होते हैं। और जो काकेकस रंग के होते हैं जो प्रजाति, उनका रंग श्वेत कलर का होता है या गौर्ण बन के ये लोग होते हैं। उसके बाद जो इनके बालों के रंग एवं बनावट के आधार पर देखें, तो जो नीग्रो प्रजाति है इनके जो बाल होते हैं डार्क ब्लैक होता है और वॉली हेयर होता है। उसके बाद जो ये प्रोटो प्रजाति है इनका भी बाल जो है वो ब्लैक ही होते हैं।
और इनका बाल माने लहराते बाल जैसे होते हैं, जैसे कि इनका बाल वेवी हेयर होते हैं। तो जो ये बाल है और बाल के रंग और इनके बनावट का आधार पर हम देख रहे थे। तो जो निग्रो प्रजाति है, निग्रो प्रजाति का बाल डार्क ब्लैक होता है और उलेन जैसा इनका हेयर होता है, ऊनी बाल होता है, वेली हेयर उलेन जैसा इनका हेयर होता है। और जो प्रोटो प्रजाति होते हैं इनका भी बाल ब्लैक होता है, लेकिन इनका लहराता हुआ बाल होता है, यानी वेवी वॉयली हेयर होते हैं। और जो मंगोल प्रजाति होते हैं इनका ब्राउन कलर का बाल होता है, इनका एकदम सीधा बाल होता है, स्ट्रेट बाल होता है इनका। और जो काकेकस प्रजाति होते हैं इनका बाल सुनहरा रंग के होते हैं, भूरे रंग के बाल होते हैं और घुंघराले बाल होते हैं। उसके बाद आँखों के रंग एवं बनावट के आधार पर देखें, ये जो प्रजातियां हैं इनके आँखों के रंग और बनावट के आधार पर देखें कैसे ये अलग दिखते हैं। तो इन जो निग्रो प्रजाति हैं इनके आँखों का रंग काला रंग होता है, बड़ी आँखें होती है, खुली हुई आँखें होती है। और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है इनका आँखों का रंग काला होता है, असामान्य लंबाई की होती है। अब जो मंगोल प्रजाति है इनका आँख भूरा रंग का होता है और अर्ध खुली हुई आँखें होती हैं। और इनके आँखें के ऊपर चिंक के बोन होते हैं, वह उभार लिए होते हैं। और जो काकेकस प्रजाति होते हैं इनकी हल्की नीली आँखें होती हैं और खुली आँखें भी होती हैं। उसके बाद इनकी नाक के बनावट के आधार पर देखें कि कैसे ये पृथक है एक दूसरे से। तो जो निग्रो प्रजाति हैं इन निग्रो प्रजाति की मोटी नाकें होती है। उसके बाद नेत्र छिद्र जो हो, नाक के जो नेत्र छिद्र हैं वे खुले हुए होते हैं। और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है उनकी नाकें मोटी एवं लंबी होती हैं। मंगोल जो प्रजाति है उनके सामान्य से छोटी नाकें होती है, जिसे क्यूट नोज भी कहा जाता है। उसके बाद जो कोकेकस जाति है, जो प्रजाति कोकेकस हैं उनका सामान्य नाकें होती हैं, लंबी होती हैं और पतली नाक होती है। उसके बाद इन्हें ओठों का रंग एवं बनावट के आधार पर देखें कि कैसे ये पृथक हैं। तो जो निग्रो प्रजाति है इन्हें के जो ओठ होते हैं ये मोटे होते हैं और उसके बाद लटके हुए होते हैं और काले होते हैं। उसके बाद जो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है इनके काले रंग के ओठ होते हैं, मोट होते हैं। और जो मंगोल प्रजाति है उनके पतले ओठ होते हैं और गुलाबी ओठ होते हैं। और जो कॉकेकस प्रजाति है इनका सामान्य ओठ होती है और गुलाबी होती है। उसके बाद जबड़े के बनावट के आधार पर देखें इनका कि कैसे ये लोग पृथक हैं। तो जबड़े के बनावट के हिसाब से देखें तो जो निग्रो प्रजाति है इनका जबड़ा बड़ा होता है, उभार लिए होता है। और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है इनका भी जबड़ा बड़ा होता है पर सामान्य जबड़ा होता है। और जो मंगोल प्रजाति है उनका छोटा जबड़ा होता है और सामान्य होता है। और जो कॉकेकस प्रजाति है उनका सामान्य जबड़ा होता है। उसके बाद शीरस्थ सूचकांक के आधार पर देखें कि कैसे पृथक है। जो निग्रो प्रजाति है उनका सिर बड़ा होता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति का सिर सामान्य होता है और मंगोल प्रजाति का सिर सामान्य भी होता है। और कॉकेकस जो प्रजाति है इनका लंबा सिर होता है। कद के आधार पर देखिए इनके कद के आधार पर इनके कद कैसे होते हैं। जो निग्रो प्रजाति है इनका लंबा कद होता है एवं भारी यानी मोटे होते हैं ये निग्रो प्रजाति। और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति है इनका कद सामान्य होता है और शरीर भी सामान्य होता है। और जो मंगोल प्रजाति है उनका सामान्य से छोटा आकार होता है। और जो कॉकेकस प्रजाति है इनका लंबे शरीर होता है, छरहरा बदन होता है। उसके बाद शरीर से में रोए की उपस्थिति के आधार पर देखें कि कैसे पृथक है। तो जो निग्रो प्रजाति है उनके शरीर पर न के बराबर रोए होते हैं। उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जो प्रजाति है उनके शरीर पर सामान्य रोए होंगे। जो मंगोल प्रजाति है उनके भी शरीर पर सामान्य रोए होंगे। और जो कॉकेकस है उनके शरीर पर सर्वाधिक रोए होंगे। उसके बाद भारत में देखें कि भारत में इन प्रजातियों का कब आगमन हुआ और उसके बाद किन किन क्षेत्रों में ये निवास करती है ये प्रजातियाँ। तो एक विद्वान है, भारत के विद्वान हैं रिजले, जैसे एक विद्वान है रिजले और BS गुहा है। इन्होंने बताया है कि भारत में प्राप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं इन किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो निग्रिटो में जो निग्रो प्रजाति है उसी में एक निग्रिटो प्रजाति आती है। उसके बाद जो ये निग्रिटो है तो यह भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम मानव समुदाय था और जिसका रंग काला था और बाल वहीं उलेन जैसा बाल था और आंखें बड़ी थी और नाक मोटी थी, जबड़ा भी उभार लिए हुआ था। कद मध्यम प्राप्त होता है इनकी और इसकी प्राप्ति मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जातियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे उनमें ओंग जो प्रजाति हो गए, जरवा प्रजाति और शोपेन, उसके बाद सेंडलीज जो जनजाति है जो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उनमें कई जनजातियों का निवास स्थल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसमें जो ओंग, जरवा, शुपिंग, सेंडलीज जो जनजाति हैं, वहीं निग्रोटो प्रकार की प्रजाति हैं। और उसके बाद नीलगिरी, और केरल में देखें तो नीलगिरी केरल में स्टोड एरुला, कादर और पुलियान चेरू, ये जो जनजातियां हैं ये निग्रोटो प्रकार की प्रजाति है जो नीलगिरी केरल में पाई जाती है। और मध्य भारत में बेंगा जनजाति है वही निग्रोटो प्रकार की प्रजाति है। और पूर्वोत्तर भारत में जो अंगामी है वो वहीं पूर्वोत्तर भारत में जो नागालैंड में आगामी है वहीं निग्रोटो प्रकार की प्रजाति है। तो अंडमान निकोबार की जरवा जनजाति सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली जनजाति है और जो कि आज भी आदिम मानव की भांति अपना जीवन निर्वाह करती है और निवास करती है वहाँ पे। और भारत सरकार इसकी संरक्षण हेतु विशेष प्रकार के उपाय भी कर रही है, जैसे कि जनजाति सुरक्षा योजना, उसके बाद जरवा अस्पताल, जोड़वा औषधालय आदि के तहत इनका पर संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। और निकोबारी जनजाति का संबंध इससे न होकर मंगोल जनजाति से, जो एक यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप में एक निकोबारी जनजाति पाई जाती है। अब इनका संबंध दिखने में शायद इन्हीं की जैसी होती है, लेकिन इनका संबंध निग्रोटो प्रकार की प्रजातियों से नहीं है, बल्कि इनका संबंध मंगोल प्रजाति से है। और नीलगिरी एवं केरल तट पर कोचीन के समीप निवास करने वाली जनजातियां कुछ हैं जो इस प्रकार से संबंधित हैं, जिसमें से टोड है, जिसे टोडा भी कहा जाता है। और ये टोड जनजाति है, इसमें बहुपति विवाह का प्रथा प्रचलित भी है। और जो टोड जनजाति की अर्थव्यवस्था भैंस आधारित अर्थव्यवस्था है और इसलिए इसे बेफेलो कल्चर भी कहा जाता है। और इसमें से अधिकांश झूम कृषि करने वाले होते हैं, जिसे स्थानीय रूप से पेरू कहा जाता है। और पूर्वोत्तर भारत की अधिकांश जो जनजातियां हैं वो मंगोल प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जनजातियां मंगोल प्रकार की पाई जाती है, लेकिन जो आगामी हैं वो निग्रोटो प्रकार की प्रजातियां हैं। और उसके बाद दूसरा आता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। देखें भारत में किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति। ये भारत में प्रवेश करने वाली संभवतः दूसरी जनजाति है और इसकी संख्या भारत में सर्वाधिक है। और यह काले रंग के होते हैं और काले रंग के साथ साथ हल्के भूरे रंग के भी होते हैं, जिनका कद सामान्य होता है और इनका बाल काले रंग का होता है एवं लहरदार इनके बाल होते हैं। उत्तर एवं मध्य भारत के अधिकांश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का संबंध इसी प्रजाति से है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई से। जो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई है भारत में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली ये जाति हैं, प्रजातियां हैं। और यह दूसरी प्रजाति है जो भारत में प्रवेश की थी और इसका रंग काला होता है, हल्के भूरे रंग का भी होता है, जिनका कद सामान्य होता है, बाल काले होते हैं, लहरदार बाल होते हैं। और उत्तर एवं मध्य भारत की अधिकांश जितनी भी अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं इसी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित हैं, जैसे कि सहरिया हो गए, सहरिया जनजाति, भरिया हो गए, बंजारा झरिया हो गए, भील जनजाति हो गए, मीणा हो गए, गूंड हो गए, बेंगा हो गए, हो गए, उड़ाव हो गए, संथाल जनजाति हो गए, उसके बाद कोरोकू हो गए, कोल, उसके बाद पारधी, उसके बाद अंगड़िया, पूंड आदि बहुत सारी जनजातियां हैं जो उत्तर एवं मध्य भारत में पाई जाती हैं, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की प्रजातियां हैं ये। और जो एससी वर्ग में है जैसे चर्मकार, कोरी, कुम्हारकार, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की ही प्रजाति हैं। और फिर ओबीसी में जो जनजाति है जैसे कुर्मी, कुशवाहा, यादव, पटेल, ये जो हैं ये जनजातियां भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रकार की प्रजाति हैं। उसके बाद अगला प्रकार की प्रजाति है जो भारत में पाई जाती हैं, जैसे कि मेडिटेरेनियन प्रकार की प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती है, मेडिटेरेनियन प्रकार की। यह भारत में प्रवेश करने वाली संभवतः दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसे भूमध्य सागरीय प्रजाति भी कहा जाता है। और इस प्रजाति में 3 उपवर्ग है, जिसकी प्राप्ति पंजाब से राजस्थान में ये वर्णिक वर्ग में पाए जाते हैं।
तेलुगु एवं तमिल में ब्राह्मण वर्ग में पाए जाते हैं और मध्य भारतीय एवं पश्चिम भारतीय में ये कायस्थ के रूप में होती हैं और यह गोल सिर वाले होते हैं, मध्यम कद होता है, गोरे रंग के ये होते हैं। अब मानव शास्त्रियों का अनुमान है कि सिंधु घाटी का जो विकास हुआ था, सिंधु घाटी का जो आविष्कार हुआ था वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियन और मेडिटेरेनियन प्रकार की प्रजातियों से ही मिलकर हुआ था। जो ये मेडिटेरेनियम है यह भारत में दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति है प्रवेश करने वाली, जिसे हम भूमध्य सागरीय जनजाति भी कहते हैं। और इस प्रजाति में 3 उपवर्ग होते हैं। जो पंजाब से राजस्थान में जो प्रजातियाँ जो जनजातियाँ या प्रजातियाँ जो निवास करती हैं वो वर्णिक वर्ग की होती है, जो क्योंकि मेडिटेरेनियन प्रकार की प्रजातियाँ भारत में 3 प्रकार के पाई जाती हैं। तो जो पंजाब से राजस्थान में पाई जाती है वो वर्णिक वर्ग के होते हैं। जो तेलुगु या तमिल में जो पाए जाते हैं वो ब्राह्मण होते हैं और उसके बाद मध्य भारत और पश्चिम भारत में जो है वो कायस्थ के रूप में होते हैं। और यह इनका सिर गोल होता है, इनका मध्यम कद होता है, गोरे रंग के होते हैं। मानव शास्त्रियों का अनुमान है कि जितने भी शास्त्री हैं भूगोलवेता हैं उनका अनुमान है कि सिंधु घाटी का जो अभी सभ्यता का विकास हुआ था वो प्लेटो ऑस्ट्रेलियन और मेडिटेरेनियन प्रकार के प्रजातियों ने ही मिलकर किया था। उसके बाद चौथे प्रकार की प्रजाति देखें जो भारत में पाई जाती हैं तो पश्चिमी बड़े सिर वाले देखें जो पाई जाती हैं। तो ये इसमें जैसे पश्चिमी बड़े सिर वाले में जैसे कि अल्पाइन हो गए, उसके बाद अर्मेनोइड हो गए और दिनारिक हैं। और इनका जो ये पश्चिमी बड़े सिर वाले जो प्रजाति हैं जिसमें जिन प्रजातियों में अल्पाइन उसके बाद अर्मेनोइड और दिनारिक हैं ये जो पाए जाते हैं भारत में, ये पश्चिमी बड़े सिर वाले होते हैं। इनका कद लंबा होता है, रंग गोरा होता है, सिर लंबा होते हैं, आंखें भूरी होती हैं। और इस प्रजाति से संबंधित मानव यानी भारत में मानव जनसंख्या गुजरात में है। इस प्रजाति से संबंधित जैसे अल्पाइन, अर्मेनोइड और दिनारिक जो प्रकार की प्रजातियां हैं जो बड़े सिर वाले होते हैं और ये पश्चिम अधिकतर पाए जाते हैं। इनका जैसे कि भारत में किन क्षेत्रों में इनका निवास है तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया आदि में ये पाए जाते हैं। जैसे कि बारिशी, बराही, कायस्थ, जैन, बनिया, काठी आदि के समुदाय के रूप में ये प्राप्त होते हैं। उसके बाद कोकेकस प्रकार की प्रजातियां हैं। जो कोकेकस प्रकार की प्रजातियां हैं इसमें कुछ इसमें जैसे दिनारी के जनजाति हो गए। उसके बाद फिर ये इसमें से मेडिटेरेनियन प्रकार की प्रजाति हो गए। उसके बाद अर्नोइड प्रकार के हो गए, अनु हो गए, उसके बाद अनुइट हो गए, अल्पेनिक हो गए। इन प्रकार की प्रजातियां कोकेकस में पाई जाती हैं, शायद ये भारत में नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद मंगोल देखें, जो मंगोल हैं ये भी 3 प्रकार के भारत में पाए जाते हैं। जो मंगोल प्रकार की प्रजाति हैं इसका भी 3 प्रकार की प्रजाति भारत में पाई जाती हैं। जैसे कि 3 प्रकार की प्रजाति भारत में पाए जाते हैं जैसे कि पोलियो और मलाया प्रकार की जो प्रजाति है वो भारत में पाए जाते हैं और फिर इसमें तिब्बतन है वो भी पाए जाते हैं। तो मंगोल जो प्रजाति है 3 प्रकार के है जैसे पोलियो, मलाया और तिब्बतन, ये तीनों प्रजातियां भारत में पाई जाती है। पोलियो और जो मलाया प्रकार की प्रजाति है ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। जैसे कि किन जनजातियों में पाई जाती है जैसे कि अपतानी में डफला, मेरी, अबोर, मिशमिश, पटकाई, नागा, मणिपुरी, लुसाई, कुकी, गारो, खासी, जयंतिया, रेगमा, उसके बाद मिकिर, निकोबारी आदि ये जितने भी हैं ये सब पोलियो और मलाया प्रकार की प्रजातियां होती हैं। और तिब्बतन जो मंगोल है वो सिक्किम में निवास करती है। जो तिब्बतन मंगोल प्रकार की प्रजाति है वो सिक्किम में निवास करती हैं। और नहीं तो जो ये पोलियो और मलाया है ये है अपतानी में डफला, मेरी, अबोक, मिसमिस, पटकाई, नागा, मणिपुरी, लुसाई, कुकी, गारो, खासी, जयंतिया, रेगमा, मिकेर, निकोबारी आदि में इनका निवास होता है। तिब्बती मंगोल का सिक्किम में निवास होता है। जैसे कि सिक्किम में निवास करने वाली जैसे कि जो जनजाति है लेचा हो गए, भूटिया हो गए और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ पाई जाती है जैसे कि राजी हो गए जिसे राजसौरी भी कहते हैं। उसके बाद जालोरी हो गए, लाहौल, बेक्सा, थारू और भटिया हो गए, ये पाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनसौरी जो जनजाति है, जनसौरी जनजाति में भी बहुपति
बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है। और लद्दाख पठार में निवास करने वाला बौद्ध समुदाय भी तिब्बतन मंगोल से संबंधित रखते हैं। और मलाया मंगोल का चेहरा है वो गोल होता है तथा इनका कद छोटा प्राप्त होता है, परंतु तिब्बती मंगोल का चेहरा लंबा एवं कद मध्यम होता है। जो मलाया मंगोल हैं उनका चेहरा गोल होता है, कद छोटा होता है, परंतु जो तिब्बती मंगोल हैं उनका चेहरा लंबा होता है और कद उनका मध्यम होता है। उसके बाद छठा प्रकार की प्रजाति आती है जो भारत में पाई जाती हैं, जिनका नाम है नार्डिक या आर्य भी कहते हैं। तो यह भारत में प्रवेश करने वाले अंतिम प्रजाति हैं जो कि संभवतः एस्ट्रेपी घास के मैदान से मध्य एशिया होते हुए भारत में प्रवेश की थी। माना जाता है कि जो ये नार्डिक या जो आर्य प्रकार की प्रजाति हैं भारत में प्रवेश करने वाले अंतिम में प्रकार की प्रजाति हैं जो कि संभवतः एस्ट्रेपी घास के मैदान से मध्य एशिया होते हुए भारत में प्रवेश किए थे। और यह लंबा कद वाला, इनका कद लंबा होता है, छरहरा बदन होता है इनका और लंबा सिर होता है, गोरा रंग होते हैं, सुनहरे घुंघराले बाल होते हैं इनके तथा हल्की नीली आंखें वाले ये होते हैं। और यह एक अच्छे योद्धा भी होते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में यानी सप्त नदियों वाले प्रदेश में अपने आरंभिक कबीले बनाए थे। और उसके बाद तत्पश्चात इनका विस्तार पूर्व गंडक नदी होते हुए और असम मैदान तथा दक्षिण में विंध्य एवं सतपुड़ा की तरफ हुआ था। इनका विस्तार पूर्वोत्तर गंडक नदी होते हुए हुआ था और असम मैदान में तथा दक्षिण में और विंध्य पर्वत सतपुड़ा की तरफ इनका विस्तार हुआ था। और इनके आगमन के साथ यहाँ निवास करने वाली मूल्य मानव जाति को इन्होंने विंध्य तथा सतपुड़ा के दक्षिण में खदेड़ा था। और इनका संबंध उत्तर मध्य एवं पश्चिम भारत के ब्राह्मण, राजपूत, जाट, उसके बाद गुज्जर आदि से संबंधित जो ये आर्य प्रकार के जो ये प्रजाति हैं या जिन्हें हम नार्डिक भी कहते हैं, इन प्रजाति का संबंध अधिकतर उत्तर मध्य एवं पश्चिम भारत में जो ये उत्तर मध्य भारत और पश्चिम भारत में जो ये प्रकार की जो जातियाँ पाई जाती हैं जैसे ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, जाट हो गए, गुजर हो गए आदि से संबंध है इनका। तथा यह कश्मीरी मुसलमान से भी संबंधित रखते हैं। और भारत में विभिन्न प्रजातियों का आपस में मिलन अत्यधिक रूप से हुआ है। और इसलिए किसी भी एक जाति या प्रजाति में 100% प्रजातीय शुद्धता का बात उचित ही नहीं रह गई है, क्योंकि भारत को प्रजातियों का गलन पात्र कहा जाता है। और जनजातीय दृष्टिकोण से भारत में 5 सबसे जनसंख्या वाले राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र हो गए, ओडिशा, झारखंड, इन सब में पाए जाते हैं। और प्रतिशत अनुपात के दृष्टिकोण से प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में जैसे कि लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय में हो गए। उसके बाद भारत में प्राप्त होने वाली प्रमुख जनजातियों में से जैसे गोंड, भील, संथाल, उरांव आदि हो गए। और भारत में जनजातियों को सर्वप्रथम थक्कर बाबा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। भारत में जनजातियों को सर्वप्रथम एक थक्कर बाबा हैं, उन्होंने आदिवासी शब्द कहकर इन्हें संबोधित किया था, और जिसका अर्थ है भारत के मूल निवासी। अब भारत की कुल जनसंख्या में जनजाति का योगदान 2011 के आंकड़ों के अनुपात लगभग 8.6% का है। और जनजातियां उस मानव समुदाय को कहा जाता है जो दुर्गम क्षेत्र, वन क्षेत्र या अगम द्वितीय क्षेत्रों में निवास करते हुए अपने आप को अन्य मानव समुदाय से एवं आधुनिक तकनीकियों से पृथक रखते हैं। उसके बाद मानव जनसंख्या के बारे में देखें तो मानव जनसंख्या में सबसे पहले इनका जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण में देखेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि में देखें तो किसी क्षेत्र विरोध में निश्चित काल बिंदु पर पाई जाने वाली कुल मानव संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित काल बिंदु में जो पाई जाने वाली कुल मानव संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। और किसी निश्चित समय अंतराल पर संबंधित क्षेत्र
क्षेत्र की संख्या में होने वाली परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और जनसंख्या वृद्धि 3 प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक वृद्धि, नकारात्मक वृद्धि और शून्य वृद्धि भी हो सकती है। अर्थात वृद्धि सकारात्मक, नकारात्मक के साथ साथ स्थिर भी हो सकती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? प्रकृति के कारण हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले, जैसे जन्म दर और मृत्यु दर। अगर जन्म दर में सकारात्मक, नकारात्मक और या शून्य भी हो सकते हैं या स्थिर हो सकते हैं, शून्य जिसे स्थिर भी कहते हैं। फिर मृत्यु दर में ऐसी वृद्धि हो सकता है और सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है या स्थिर हो सकता है। उसके मानवीय कारक हो गए जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। मानवीय कारक में जैसे मानव प्रवास, मानव प्रवास में उत्प्रवास भी होता है और अप्रवास भी होता है। तो जनसंख्या समुदाय का, जनसंख्या समूह का, अगर किसी जनसंख्या समूह का किसी स्थान को छोड़कर चले जाना उत्प्रवास कहता है। अगर जनसंख्या समूह का कोई भाग अगर एक स्थान को छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चले जाते हैं, उसे उत्प्रवास कहते हैं। मानव जनसंख्या का बाह्य क्षेत्र में आकर बस जाना, अगर मानव जनसंख्या का बाह्य क्षेत्र से, अगर दूसरे क्षेत्र से कहीं आकर बस जाना, उसे अप्रवास कहते हैं। और इसमें भी सकारात्मक, नकारात्मक या स्थिर भी हो सकते हैं। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, सकारात्मक, नकारात्मक भी, वहाँ पर जनसंख्या में सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है जनसंख्या। उसके बाद भारत में जनगणना का प्रथम कार्य 1872 में वायसराय मेयो के समय किया गया था, और परंतु अस्थायी जनगणना 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में प्रारंभ हो गई। अब तब से लेकर वर्तमान तक की जनसंख्या वृद्धि को हम निम्नलिखित चरणों में रखकर देख सकते हैं। जैसे कि स्थिर जनसंख्या वृद्धि का चरण 1881 से 1901 देखेंगे, और फिर 1901 से लेकर 1921 तक, 2 दशकों तक हम देखेंगे इनका। और यह चरण जो 1881 से 1901 था, यह चरण 1881 से 1901 के मध्य रहा है, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या लगभग 23 से 25 करोड़ के मध्य प्राप्त होती है। और इस कालखंड में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त महामारियां, सूखा या अकाल जैसे आपदाओं के साथ साथ स्वतंत्रता संघर्ष का प्रभाव आदि कारणों से जन्म दर 46%, जन्म दर 46% के साथ मृत्यु दर 42% था, और ये उच्च बनी रही। और इसलिए कुल जनसंख्या लगभग स्थिर बना रहा, क्योंकि जब 1881 से 1901 के बीच जो जनसंख्या, जो 1881 से 1901 के बीच जो जनसंख्या का गणना हुआ था, उसमें भारत में 23 से 25 करोड़ के मध्य प्राप्त होती थी जनसंख्या। और इस कालखंड में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि महामारियां आ गई, उस समय स्थिर भी था जनसंख्या, क्योंकि उस समय महामारियां आ गए, सूखा, उसके बाद अकाल जैसे आपदाओं भी प्रभावित करते थे। और स्वतंत्रता संघर्ष में कई स्वतंत्रता संघर्ष में जन्म दर भी बढ़े तो मृत्यु दर भी बढ़ा। जैसे जन्म दर 46% बढ़ा तो मृत्यु दर भी 42% बढ़ा, ये भी उच्च बनी रही। इसी वजह से कुल जनसंख्या उस समय स्थिर रही। और 1911 से 1921 के मध्य के दशकों में उपर्युक्त कारणों के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से जनसंख्या के कुल वृद्धि दर नकारात्मक रही। जो 1911 से 1921 के मध्य के दशक में जो जनसंख्या था, उपर्युक्त कारणों के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से जनसंख्या के कुल वृद्धि दर नकारात्मक रही, जो कि -0.31% था। और इसलिए 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। 1921 है उसे जनसंख्या विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। उसके बाद सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर का चरण देखें, जो 1921 से लेकर 1951 तक के देखें, तो इस काल अवधि में जो 1921 से 1951 के बीच है, तो इस काल अवधि में जनसंख्या की जन्म दर लगभग 45% था, परंतु जो मृत्यु दर था घटकर लगभग 36% हो गई। और परिणामतः जनसंख्या में सामान्य रूप से वृद्धि
3 दशकों के रूप में देखी गई थी। जैसे कि 1931 में था 11% वृद्धि, 1941 में 14.22 और तथा 1951 में 13.31 था। और पुनः आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त होता है कि 1931 से लेकर 41 के दशक की तुलना में 1941 से 1951 के मध्य की जो जनसंख्या वृद्धि थी, जनसंख्या वृद्धि सापेक्षिक रूप से कम रही। अब जिसका प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध था और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ भारत विभाजक का प्रभाव भी था जनसांख्यिकीय विज्ञान में। इसलिए वर्ष 1951 को द्वितीय जनसंख्या विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। जो 1951 है उसे जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। उसके बाद जो द्वितीय के जनसंख्या विभाजक वर्ष है और जो प्रथम है जनसंख्या विभाजक वर्ष 1921 है। उसके बाद फिर जनसंख्या विस्फोट का चरण देखें तो 1951 से लेकर 1961 का जो बीच है, तो जो 1951 से 1961 के बीच की अवधि में स्वास्थ्य सेवा एवं सुविधाओं का विकास हुआ और परिवहन साधनों की उपलब्धता आदि के भी प्रभाव से मृत्यु दर में अचानक गिरावट आई और जबकि जन्म दर उच्च बनी रही और परिणामतः भारत में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च हो गई। जिसे 1961 से 1961 था उसमें 21.64% था। 1971 में 24.80% और 1981 में 24.66% वृद्धि दर थी और जन्म वृद्धि दर थी। और आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर थी और आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 1961 से 71 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। 1961 से 1971 में भारत की जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक रहे। और ध्यान देने योग्य यह बात है कि अगर इस काल अवधि में बढ़ती हुई जनसंख्या का अनुपात में रोजगार एवं आय की साधनों में वृद्धि नहीं हुई थी और इसलिए जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीब रहने के लिए अभिशापित हो गया था। और घटती दर से जनसंख्या वृद्धि दर का चरण देखें तो बढ़ती दर से देख ली और घटती दर से देखें जनसंख्या वृद्धि दर का चरण तो जो 1981 से 2011 तक है। तो इस काल अवधि में स्वास्थ्य या चिकित्सीय सुविधाओं में वृद्धि हुई, शिक्षा का प्रसार, परिवहन भी हुआ, क्रांति भी हुई और शिक्षा का प्रसार हुआ, परिवहन क्रांति हुई और संचार क्रांति एवं मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता के साथ साथ रोजगार आदि के उपलब्धता के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट देखी गई थी। जो ये 1981 से 2011 के बीच की जो कालावधि है इसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का सुविधाओं में वृद्धि हुई थी, शिक्षा का प्रसार भी हुआ था, लोग पढ़ने लिखने में ध्यान दिए, परिवहन क्रांति भी हुए, संचार क्रांति भी हुए, मनोरंजन के साधन भी आ गए थे, टेलीविजन रेडियो सब आ गए थे। उसके बाद इसके साथ ही रोजगार आदि के रोजगार का भी उपलब्ध कराया गया और जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। और इसी क्रम में 1881 को तृतीयक जनसंख्या विभाजक वर्ग के रूप में जाना जाता है। और इसे हम सांख्यिकीय प्रतिमान ग्राफ के रूप में भी अगर हम बनाए चाहें तो बना के हम देख भी सकते हैं कि कब विस्फोट हुआ था, कब जनसंख्या में वृद्धि हुई थी और कब जनसंख्या में गिरावट आई थी, इसके बारे में हम देख सकते हैं। उसके बाद दुनिया के स्तर पर जनसंख्या वृद्धि संबंधित प्रथम सिद्धांत माल्थस द्वारा जो महोदय हैं माल्थस महोदय प्रस्तुत करते हैं प्रथम सिद्धांत। और माल्थस के अनुसार ये कहते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, स्त्री एवं पुरुषों के बीच यौन आकर्षण भी स्वाभाविक है और दुनिया के स्तर पर जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर रूप से हो रही है, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से वृद्धि हो रही है। और जबकि खाद्यान्न उत्पादन गणितीय दर से 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से परिणाम कुछ वर्षों के उपरांत घोर या अत्यधिक खाद्यान्न संकट रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और माल्थस के अनुसार माल्थस कहते हैं कि प्रकृति की मेज कुछ सीमित लोगों के भोजन के लिए ही सजी हुई है और यदि उससे अधिक लोग उपलब्ध होंगे तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। और माल्थस की घोर आलोचना होती है और तथा दुनिया के माल्थस जो ये सिद्धांत देते हैं
कि कैसे जो जनसंख्या वृद्धि में तो 2, 4, 8, 16, 32 से इस तरफ से वृद्धि हो रही है, जबकि जो खाद्यान्न है, हमारे जो खाद्यान्न है वो 2, 3, 4, 5, 6 इस तरफ से वृद्धि हो रही है इनका। और इसी परिणाम से ये बोलते हैं कि कुछ वर्षों के उपरांत अत्यधिक खाद्यान्न संकट के रूप में प्राप्त हो जाएंगी। और फिर कहते हैं कि प्रकृति है हमें कुछ सीमित लोगों के लिए ही भोजन उपलब्ध कराती है। अगर हम अपने लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे तो भूखा से ग्रसित हो जाएंगे। और उसके बाद इनके ये सिद्धांत की घोर आलोचना भी होती है। और दुनिया के स्तर में जनसंख्यावादी विद्वानों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि मल्थस द्वारा बताए गए उपयुक्त जो ये सिद्धांत है उपयुक्त नहीं है, खासकर भारत में सारे। और मल्थस जो है, मल्थस से पूर्व चीनी विद्वान थे, एक चीनी विद्वान कन्फ्यूशियस ने भी जनसंख्या संबंधी सिद्धांत भी दिया था। और कार्ल मार्क्स मल्थस के सबसे बड़े आलोचक भी थे। और कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स के अनुसार इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया था। तो इनके अनुसार ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि प्रकृति की उन आकर्षण का परिणामित नहीं है, बल्कि सामाजिक वर्ग विभेद का परिणामित है। मार्क्स पूंजीपति और सर्वहारा का सिद्धांत भी देते हैं। उसके बाद मार्क्स जो कार्ल मार्क्स हैं वो समाज को 2 वर्गों में विभाजित करते हैं, पूंजीपतियों में और सर्वहारा में। और इन दोनों में जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य नहीं है। जैसे पूंजीपतियों में धन के संकेंद्रण की प्रकृति के कारण अधिक जनसंख्या में बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, बल्कि वह अपने संपत्ति को अधिक भागों में विभाजित नहीं होने देते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो सर्वहारा वर्ग होते हैं वह अधिक से अधिक हाथों को ही अपना पूंजी समझते हैं। और इसी क्रम में वह श्रम कमाने के उद्देश्य से अधिक बच्चे पैदा करते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। अब इस तरह से कार्ल मार्क्स के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए समाज में समानता आवश्यक है, जिसे एक क्रांति के माध्यम से प्राप्त भी किया जा सकता है, कहते हैं। और उसके बाद जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं देखें। जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे गरीबी, कुपोषण और निम्न प्रति व्यक्ति आय हो गए, और उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर हो गए, शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर भी हो गए, और निम्न आधारभूत संरचना जैसे भौतिक में जैसे जनजातीय जो इलाके हैं वहाँ सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं होती है। सामाजिक में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से मृत्यु दर भी उच्च होती है, जन्म दर भी उच्च होते हैं। उसके बाद रोजगार साधनों की अनुपलब्धता है और अगम्यता भी है। निम्न आधुनिक तकनीकी भी है। मद्यपान ज़्यादा होते हैं उन क्षेत्रों में, वेश्यावृत्ति भी ज़्यादा है, अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ भी ज़्यादा है जनजातीय क्षेत्रों में, और घरेलू हिंसा भी है, आवासीय समस्याएं भी है। जनसंख्या घनत्व देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले कुल जनसंख्या का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले कुल जनसंख्या का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व में वितरण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होते हैं, जैसे भौगोलिक दशाएं, जलवायु अनुकूलता हो गए, विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं या आपदा प्रभावित क्षेत्र हो गए, संसाधन, कृषि एवं औद्योगिक क्रियाओं के क्षेत्र हो गए, परिवहन साधनों की उपलब्धता हो गए, राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता के साथ साथ सरकारी नीतियां भी हो गए। फिर भारत में जनसंख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नलिखित है, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश हो गए, जहाँ भारत में जनसंख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण ये आंकड़े निम्नलिखित है। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तीसरा नंबर पर बिहार हो गया, चौथा नंबर पर पश्चिम बंगाल और पांचवा नंबर पर आंध्र प्रदेश है। निम्न जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सबसे पहले सिक्किम है, दूसरा मिजोरम है और तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। केंद्र शासित क्षेत्रों में देखें तो केंद्र शासित क्षेत्रों में जैसे न्यूनतम मैंने ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी है। और सबसे कम में जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप, दमन और दीप और दादर नगर हवेली हो गए। उसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले कौन से हैं? तो ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार है। और कम दशकीय वाले और उसके बाद कम दशकीय वाले कौन से राज्य हैं? जैसे नागालैंड, केरल और गोवा हो गए।
भारत में जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश हैं। जो पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल है यहाँ सर्वाधिक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी हो गए, जैसे भारत में जनसंख्या घनत्व वाले जैसे केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, चंडीगढ़ हो गए। और उसके बाद कम जनसंख्या वाले जैसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड हो गए। कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दादर एवं नगर हवेली हो गए। लिंगानुपात के हिसाब से देखें तो प्रति एक हजार पुरुषों में पाई जाने वाली महिलाओं की कुल जनसंख्या को लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। और भारत में सामान्य तौर पर लिंगानुपात में जनगणना वर्षों में कमी आई है। 1951 में भारत का लिंगानुपात 927 था, जो कि सबसे कम था। और वर्तमान लिंगानुपात 2011 के हिसाब से 943 है, जो कि पिछले आंकड़े 2001 के 933 थी, 33 की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है 2011 में। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में है। और तो निम्न लिंगानुपात राज्य जो है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हरियाणा, उसके बाद पंजाब हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जैसे पुडुचेरी, लक्षद्वीप हो गए। और निम्न वाले केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव हो गए, दादर नगर हवेली हो गए। साक्षरता दर के हिसाब से देखें तो वर्तमान मानकों के अनुरूप वह बाल या बालिका जिससे कि आयु 7 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी हो तथा वह किसी भाषा को लिखने, पढ़ने के समझने योग्य सक्षम हो चुके हैं, उसे साक्षर कहा जाता है या शिक्षित कहा जाता है। और विभिन्न जनगणना वर्षों में साक्षरता में निरंतर वृद्धि आई है, परंतु यह वैश्विक मानकों को या वैश्विक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। भारत की वर्तमान साक्षरता दर 43% है, 43% की, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 82.10% है तथा महिला साक्षरता दर 65.46% की है। अब भारत की सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से है? केरल है, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा है। जबकि निम्न साक्षर वाले राज्य कौन से हैं? तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड जैसे राज्य हैं। और उसके बाद जैसे कि निम्न वाले हमने देख लिया, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, ये सब राज्य हैं। उसके बाद जो एससी वर्ग के जो जनसंख्या है प्रतिशत के हिसाब से देखें किन राज्यों में कहाँ कितने हैं, तो जो पंजाब है सबसे पहला नंबर पर पंजाब है परसेंटेज के हिसाब से पंजाब, दूसरा नंबर है हिमाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल आते हैं परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। और इन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या माने गाँव में जो जनसंख्या है 68.86% है और नगरीय जनसंख्या 31.16% है। उसके बाद मानव जनसंख्या प्रवास के बारे में देखें तो मानव जनसंख्या का स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन ही मानव जनसंख्या का स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन ही मानव प्रवास कहलाते हैं ये। अब मानव एक बौद्धिक चिंतनशील प्राणी है जो अपनी जीवन को सरल, सफल, सुगम बनाने के प्रयास करता रहता है। अब यदि मानव इतिहास पर दृष्टिकोण हम डालें तो वाणिज्यिक के उद्देश्यों से प्राचीन काल से ही मानव जनसंख्या के अस्थायी और अस्थायी प्रवास देखने को मिलते हैं प्राचीन काल से ही। और उसके बाद प्रवास की प्रवृत्तियां देखें तो कालखंड की दृष्टि से देखें तो प्रवास दो प्रकार की होती है, अस्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास। यह दोनों प्रकार का प्रवास प्राचीन काल, मध्य काल और उसके बाद औपनिवेशिक काल एवं वर्तमान में देखने को मिलते हैं। और मध्य काल में अस्थायी प्रवास दासों के रूप में देखने को मिलते हैं, दासों के रूप में विश्व स्तर पर होता था। और जबकि अस्थायी प्रवास व्यापारियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में अस्थायी प्रवास भारत एवं विश्व के स्तर पर शिक्षित एवं अशिक्षित श्रमिक होता है। और जिससे कि कुछ अपने श्रमिक होते हैं जिससे कुछ अपने रोजगार क्षेत्र में ही अस्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। उसके बाद स्थानिक के प्रवास के बारे में देखें। जो स्थानिक प्रवास है यह स्थानिक प्रवास मूलतः दो प्रकार के होते हैं, तो यह अंतरराष्ट्रीय प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास। जो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है,
तो ये इसके बारे में देखें तो यह प्राचीन काल में व्यापारियों द्वारा, मध्यकाल में कृषि दास द्वारा और श्रमिक के द्वारा बलात् श्रम के रूप में, उसके बाद औपनिवेशिक काल में साम्राज्य विस्तार या उपनिवेश विस्तार में देखने को मिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। उसके बाद वर्तमान में उच्च शिक्षित, तकनीकी ज्ञान एवं संपन्न वर्गों द्वारा उच्च जीवन शैली, अधिक आर्थिक आय या बेहतर रोजगार चाहत में प्रवास किया गया था, जिसे ब्रेन ड्रेन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आता है। अंतर्राष्ट्रीय के बारे में देखा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में देखा। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, यह राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर प्रवास निम्नलिखित 4 प्रकार में पाए जाते हैं, जैसे कि गांव से नगर की ओर का प्रवास आर्थिक कारणों के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के लिए होते हैं। और गांव से नगर की ओर आने वाली जनसंख्या जो दैनिक प्रवास के रूप में आती है और उससे क्लोटिंग पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा है नगर से नगर वाले प्रवास जो है, यह उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के प्राप्ति के उद्देश्य से मानव जनसंख्या का प्रवास एक छोटे नगर से बड़े नगर की ओर होता है। इसे स्टेप माइग्रेशन भी कहा जाता है। और जो तीसरा है गांव से गांव तक प्रवास किए जाते हैं, वह भारत में प्रवास का यह सबसे प्रचलित रूप है, जिसमें अस्थायी प्रवास कृषि श्रमिकों का तथा अस्थायी प्रवास विवाह के उपरांत महिलाओं का होता है। और प्राकृतिक क्रियाओं के अनुपालन में आम ग्रामीण जन का प्रवास अस्थायी होता है। चौथा है नगर से गांव की ओर प्रवास करना। इसे काउंटर माइग्रेशन यानी विपरीत प्रवास कहते हैं। और यह ऐसा प्रवास होता है जो आमतौर पर सेवानिवृत्ति के उपरांत नगरों से गांव की ओर आते हैं और तथा वृद्धावस्था में या बीमारी की दशा में स्वास्थ्य लाभ लेने हेतु नगर से गांव की ओर प्रवास करते हैं। उसके बाद प्रवास के परिणाम या प्रभाव देखें तो जनसंख्या जहाँ से उठकर जाती है उसे सोर्स पॉइंट कहते हैं और जहाँ पहुँचती है उसे डेस्टिनेशन कहते हैं। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बारे में देखें तो जो सोर्स होते हैं और डिस्टेंशन के बारे में देखें तो जैसे कि उत्प्रवास और प्रवास के बारे में जैसे ये हैं। तो जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि होती है। जो सोर्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं जहाँ से उठकर जाती हैं, वहाँ जनसंख्या में नकारात्मक प्रभाव वृद्धि होती है, जबकि जहाँ जनसंख्या अप्रवास करती है वहाँ सकारात्मक वृद्धि होती है। उसके बाद जहाँ से ये उठकर जाती है जनसंख्या यानी जो प्रवास करती है जनसंख्या, तो वहाँ उस जगह पर जनघनत्व घट जाती है, युवा जनसंख्या की कमी होती है और युवा श्रम घट जाती है। उसके बाद लिंगानुपात बढ़ जाती है और वृद्ध महिलाओं में शिशुओं की संख्या में वृद्धि होती है और शिक्षित युवा के प्रवास से साक्षरता दर में कमी आती है, संसाधनों का बोझ भी घटता है। उसके बाद नए सांस्कृतिक मूल्यों में आगमन से सांस्कृतिक टकराव भी उत्पन्न होते हैं, नए सांस्कृतिक मूल्यों का प्रवेश भी होता है और प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों को पैसा भेजे जाने के कारण अर्थव्यवस्था सशक्त होती है। युवा की संख्या में कमी होती है और कमी से परिवार के अन्य सदस्य आपराधिक गतिविधियों से असुरक्षित हो जाते हैं और संसाधनों का संरक्षण बना रहता है तथा उसके बाद आदिवासी समस्याएं नहीं रहती है इसमें और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिए जाते हैं और पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो जाती हैं। और उसके बाद जहाँ जनसंख्या पहुँचती है यानी अप्रवास होता है उसे, जहाँ जनसंख्या पहुँचती है उसे डेस्टिनेशन पॉइंट कहते हैं। डेस्टिनेशन में जैसे सकारात्मक वृद्धि होती है, जनघनत्व वहाँ बढ़ता है, युवा जनसंख्या को वहाँ वृद्धि होती है क्योंकि जनसंख्या वहाँ पहुँचती है जाकर, और युवा श्रम में एवं श्रमिक बढ़ जाते हैं, लिंगानुपात घट जाते हैं और उसके बाद लिंगानुपात जनित समस्याएं होती है वहाँ पर भी। युवा श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है, साक्षरता दर में वृद्धि होती है, संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ते हैं और सांस्कृतिक समन्वय उत्पन्न होती है और नए सांस्कृतिक मूल्यों का प्रवेश होता है। शिक्षित एवं कुशल श्रमिक के योगदान का, उत्पादन के साधनों का तथा कार्यकुशलता आदि की वृद्धि से अर्थव्यवस्था सशक्त होती है और समुचित रोजगार अनुपलब्धता से आपराधिक क्रिया में वृद्धि हो जाती है। आवासीय समस्याओं के कारण
मलिन बस्तियों का विकास होता है तथा संसाधनों पर अति दबाव पड़ता है। महंगाई जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों के अधिक दोहन से घोर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद भारत की जनसंख्या समस्याएं देखें। जनसंख्या की कौन सी समस्याएं हैं? उच्च जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.4 और दुनिया की सर्वाधिक दूसरी जनसंख्या जिसकी मांग के अनुरूप संसाधनों का अभाव भी है 2011 के हिसाब से। ये अति बेरोजगारी जैसे लगभग 25% युवा बेरोजगारी, गरीबी या कुपोषण। ये वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार मैंने 2011 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 26% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के अभिशाप है। लेकिन 2023 में नीति आयोग के अनुसार 5% जनसंख्या ही गरीब रह चुकी है भारत में। और निम्न प्रति व्यक्ति आय देखें तो जिसके प्रभाव से लगभग आधी जनसंख्या को संतुलित आहार की प्राप्ति नहीं है। उसके बाद असंतुलित लिंगानुपात है। अन्य शिशु एवं मृत्यु दर उच्च है। उसके बाद कृषिगत क्षेत्र में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव भी है। निम्न साक्षरता दर है जिसमें से महिला साक्षरता दर अति कमी भी है। निम्न आधारभूत संरचना विकास में निम्न गुणवत्ता का जीवन स्तर भी है। खुशहाली सूचकांक निम्न स्तर पर है। निम्न जीवन प्रत्याशा भी है। उच्च प्रजनन दर भी है। भारत की जनसंख्या का लाभ क्या है? तो दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारत के पास युवा शिक्षित दक्ष यानी स्किल कुशल श्रमिकों को संख्या सर्वाधिक है। श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है। युवा जो श्रमिक है अकुशल है वहाँ भारत में सर्वाधिक है, क्योंकि मानव ज्ञान ही सर्वोत्तम संसाधन होता है और इसलिए जनसंख्या लाभकारी साबित होती है। और आज भारत दुनिया के सैकड़ों देशों के लिए स्किल लेबर आउटसोर्सिंग का पसंदीदा आडा बना हुआ है और जिसके प्रभाव से भारत की कुल जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। और वह देशों जहां श्रमिकों की अत्यधिक संख्या सेवा क्षेत्र में संलग्न है वहां द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण की दर भी कम हो जाती है और इसलिए भारत पर्यावरणीय संरक्षण की अनुपलब्धता जताने वाले देशों की श्रेणी में अग्रणी भी है। उसके बाद मानव अधिवास के बारे में देखें यानी बस्तियों के बारे में देखें तो अधिवास वह भौगोलिक इकाई होती है जहां मानव जाति निवास करते हैं और अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों का संपादन करती है। अर्थात अधिवास केवल गृहों का समूहन नहीं होता है बल्कि मानव के विभिन्न कार्यकलापों का केंद्र भी होता है। अर्थात अधिवास जो इकाइयां हैं मानव की नैसर्गिक प्रवृत्ति परिमाणित होती है। और अधिवास के प्रकार जैसे ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास हो गए, दो प्रकार होते हैं ग्रामीण और नगरीय। यूनाइटेड नेशन ने अधिवासों के दोनों प्रकारों को निम्नलिखित प्रतिमानों के रूप में विभाजित भी किया है, जैसे कि संरचनात्मक वर्गीकरण, जैसे कि प्राकृतिक आधारित वर्गीकरण में जैसे ग्रामीण अधिवास इकाइयों में मकान कच्चे या अर्ध कच्चे प्रकृति के होते हैं जबकि नगरीय अधिवास में भवन पक्के प्राप्त होते हैं। पुनः ग्रामीण अधिवास में सड़कें कच्चे मिलेंगे परंतु अनियोजित ढंग से मिलेंगे, जबकि नगरीय अधिवास में सड़कें पक्की और उपयोगी होंगे। और जनानिकीय वर्गीकरण देखें जो यूनाइटेड नेशन ने इसे अधिवासों को वर्गों में विभाजित किया है। जनानिकीय वर्गीकरण में देखें तो ग्रामीण अधिवास में जनसंख्या घनत्व कम होते हैं जबकि नगरीय अधिवास में जनसंख्या घनत्व उच्च होते हैं। और ग्रामीण अधिवास में सेक्स रेशियो सामान्यतः संतुलित प्राप्त होते हैं और वहीं नगरीय अधिवास में असंतुलित होते हैं। और माइग्रेशन ग्रामीण अधिवास में उत्प्रवास तो नगरीय अधिवास में अप्रवास होते हैं। और आर्थिक सुधार पर वर्गीकरण देखें तो यहाँ ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में देखें तो ग्रामीण में प्रति व्यक्ति आय कम होते हैं जबकि नगरीय में अधिक होते हैं। ग्रामीण में गरीबी कुपोषण अधिक होते हैं बल्कि नगरीय में कम होते हैं, नगरीय अधिवास में कम होते हैं। और ग्रामीण में श्रम दर यानी मूल्य कम होते हैं जबकि श्रम दर नगरीय में अधिक होते हैं। और ग्रामीण में रोजगार की साधन कम होती है बल्कि नगरीय अधिवास में अधिक होती है।
उसके बाद प्रक्रियात्मक वर्गीकरण में देखें तो ग्रामीण में देखें तो ग्रामीण में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता होती है। गाँव में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता होती है, जबकि नगरीय में यह द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता होती है। सांस्कृतिक वर्गीकरण देखें, सांस्कृतिक वर्गीकरण में ग्रामीण अधिवास में अभिकेंद्रीयता को वरीयता देता है, जिसमें समाज, समुदाय, नातेदारी को वरीयता देता है। परिवार समूह होंगे इसमें। उसके बाद जो ये ग्रामीण है, सांस्कृतिक वर्गीकरण में अभिकेंद्रीयता को वरीयता देता है ग्रामीण इलाके, और जिसमें समाज, समुदाय, नातेदारी को वरीयता होती है। जबकि जो नगरीय है, नगरों में मानवीय स्वतंत्रता एवं स्वच्छतावादी विचार पर बल दिया जाता है। और गाँवों में परिवार सामूहिक होंगे, जबकि नगरीय में एकांकी परिवार होते हैं। ग्रामीण में धर्म, जाति, संप्रदाय की बात होती है, जबकि नगरीय में यहाँ खुले विचारों की बात होती है। भारत सरकार ने या भारत में जनसंख्या उपयोग आयोग द्वारा, भारत सरकार द्वारा या भारत में जनसंख्या आयोग द्वारा नगरीय अधिवास को ग्रामीण अधिवास में पृथक करने के लिए निम्नलिखित 2 प्रतिमान दिए गए हैं: जनसंख्या प्रतिमान और वैधानिकता प्रतिमान। जैसे कि वहीं अधिवास क्षेत्र नगर होते हैं, जैसे कि जहाँ ये प्रतिमान जनसंख्या प्रतिमान और वरीयता प्रतिमान होंगे। और जैसे कि वहीं अधिवास क्षेत्र नगर होंगे जहाँ जनसंख्या 5000 से भी अधिक निवास करती है, जनसंख्या प्रतिमान हो गए। उसके बाद जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक प्राप्त होते हैं। और कार्यशील पुरुष जनसंख्या का 75% से अधिक भाग और गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। उसके बाद किसी प्रशासनिक इकाई द्वारा उसे सैन्य छावनी, सिविल लाइन, नगर पालिका या निगम के रूप में अधिसूचित किया जाता है। इस अधिसूचित नगरों को ही वैधानिकता नगर प्रधान कहा जाता है। उसके बाद नगरीय अधिवास आते हैं। नगरीय अधिवास में देखें तो जो नगरीय अधिवास है, भारतीय जनगणना आयोग ने भारत में उपस्थित नगरों को कुल 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। जो नगरीय अधिवास है, तो भारतीय जनगणना आयोग ने भारत में उपस्थित नगरों को कुल 6 वर्गों में विभाजित किया है और जनसंख्या के हिसाब से वर्गित किया गया है। जैसे जो 1 नंबर पर 1 लाख से अधिक होंगे, 2 नंबर पर 50,000 या 99,999 हो गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर 20,000 से जनसंख्या होंगे उसमें, या 20,000 से लेकर 49,999 हो गए। फिर चौथे नंबर में जो आएंगे जनसंख्या 10,000 से लेकर 19,999 होंगे। उसके बाद 5वें नंबर में जो ये वर्गीकरण किया गया है नगरों का, तो 5वें नंबर में जो होंगे 5,000 से लेकर 9,999 में होंगे। 6ठे नंबर में 5,000 से कम होंगे जनसंख्या वहाँ पे। अब भारत में नगरों के इस वर्गों को देखा जाए तो एक तथ्य स्पष्ट होता है कि क्लास 1 में जो 1 नंबर है, 1 या 2 में नगरों का विकास सर्वाधिक रहा है, जबकि क्लास 5 और 6 में विकास की दर सबसे निम्न रही है। क्योंकि बड़े नगरों में आधारभूत संरचना विकास के साथ साथ आर्थिक साधन अधिक उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण जनसंख्या का अधिक खिंचाव इधर की ओर बना रहता है। और जनगणना आयोग के इस विभाजन से पृथक भूगोलवेताओं ने, यानी भारत के भूगोलवेताओं ने नगरों को निम्नलिखित वर्गों में प्रक्रियात्मक के आधार पर वर्गीकृत किया है, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं। जैसे कि ग्रामीण और नगरीय हो गए, अर्बन और विलेज हो गए, ग्रामीण और नगरीय हो गए। उसके बाद टाउन हो गए, शहर हो गए। उसके बाद नगर हो गए, सिटी। उसके बाद महानगर हो गए। उसके बाद शहरनगर हो गए। और जो शहरनगर है उसके बाद ये जो शहरनगर है, पैट्रिक गैडिस महोदय ने यहाँ शब्द दिया था इसे। और सतत प्लस नगर को बनाकर शहरनगर बनाया गया। और सतत नगर की अवधारणा पैट्रिक गैडिस महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और इसके अनुसार जब नगर अपने भौतिक या जब 2 या 2 से अधिक नगर अपने भौतिक विकास के क्रम में एक दूसरे से संलग्न हो जाते हैं, तो इन नगरों को शहरनगर कहा दिया जाता है। और यह सतत नगर का संक्षिप्त नाम भी होता है।
और यदि नगरीय की प्रक्रिया में केवल दो नगर आपस में संयुक्त हैं तो इसे जुड़वा नगर भी कहा जाता है। जैसे कि हैदराबाद से सिकंदराबाद हो गए जुड़े हुए हैं, जैसे कि रायपुर और भिलाई हो गए जुड़े हुए हैं। उसके बाद भुवनेश्वर और कटक हो गए, कोलकाता और बारानगर हो गए। संनगरीय नगर के क्रम में बड़े नगर केंद्रों की समीप बहुनाभिकीय संनगर प्राप्त होते हैं, जैसे कि दिल्ली और मुंबई के समीप का संनगरीय प्रदेश इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। और नगर अपनी नगरीय सेवाओं के कारण ही मुख्य रूप से जाने जाते हैं। और नगरों के समीप का वह भौगोलिक क्षेत्र जहां नगर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा स्वयं में भी उस क्षेत्र से पोषित होते हैं या सेवित होते हैं, उसे नगर प्रभाव क्षेत्र या अनलैंड भी कहा जाता है। और मेनफोर्ड महोदय ने नगरों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूपों में किया है, जैसे कि उन्होंने नगरों को कई भागों में विभाजित भी किया है। जैसे कि वहाँ उन क्षेत्र जहाँ 1 लाख से कम जनसंख्या हो गई, फिर 1 लाख से लेकर 9,99,999 ऐसी करके उन्होंने वर्गीकृत भी किए हैं। और भारत में नगरीय विकास देखें तो कालखंड के दृष्टिकोण से भारत की नगरीय विकास को हम 4 वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। जैसे कि एक 1900 से लेकर 1921 तक, फिर 1921 से लेकर 1951 तक, फिर 1951 से लेकर 1981 और 1981 से 2011 तक के। तो वहीं जो कालखंड की दृष्टि के हिसाब से भारत की नगरीय विकास को हम 4 वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं। फर्स्ट फेज में 1900 से 1921 के बीच है, और दो सेकेंड फेज में 1921 से 1951, थर्ड फेज में 1951 से 1981, या फोर्थ फेज में 1981 से 2011 है। तो फर्स्ट फेज देखें तो 1920 है, 19 से गलती लिख दी थी। फर्स्ट फेज में 19 से 1921 के बीच के देखें तो यह जनसंख्या का वृद्धि का स्थैतिक चरण है, और जिसमें कुल जनसंख्या की लगभग 8% जनसंख्या ही नगरीय थी, जिसकी कुल जनसंख्या 2 करोड़ थी। और इस काल अवधि में भारत की केवल 1 मिलियन सिटी ही कोलकाता थी। उसके बाद सेकेंड फेज में देखें 1921 से 1951 के बीच में, तो यह नगरीय जनसंख्या वृद्धि से पूर्व का चरण है, जिसमें भारत की कुल नगरीय जनसंख्या बढ़कर लगभग 14% हो गई थी। और 4-10 लाखी महानगर हो गए थे, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इस काल अवधि में भारत विभाजन से बड़े नगरों की ओर आई, और विशाल अप्रवासी जनसंख्या की मुख्य भूमिका भी रही है। जो थर्ड फेज है वो 1951 से 1981 तक ये कालखंड है। तो यह जनसंख्या विस्फोट का कालखंड है, जिसमें नगरीय जनसंख्या बढ़कर लगभग 12 करोड़ प्राप्त हो गई थी, तथा 14 मिलियन सिटी स्थापित हो गए थे। और इस काल अवधि में नगरीय विकास का मुख्य कारण था औद्योगिक केंद्रों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि का आकर्षण था। हरित क्रांति से प्राप्त लाभ के कारण ग्रामीण जनसंख्या का अप्रवास नगरों की ओर तीव्र गति से हो रही थी। और जो फोर्थ फेज है 1981 से लेकर 2011 तक के कालखंड है। तो इस चरण में 1951 में महानगरों की संख्या बढ़कर 23 और 2023 हो गई, और 2021 में 35 और 2011 में 53 हो गई थी। और तथा भारत की कुल नगरीय जनसंख्या लगभग 32% के साथ साथ 37 करोड़ तक पहुंच गई थी। और भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है। और यदि प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप है। और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 5 मिलियन सिटीज हैं, और जिन्हें मेगा सिटी कहा जाता है। और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर हो गया। और इस श्रेणी में आगामी 2 नगर हैदराबाद और अहमदाबाद भी है।
उसके बाद नगरीय समस्याएं देखें, अर्बन की क्या नगरीय अर्बन प्रॉब्लम के बारे में देखें कि नगरों में क्या समस्याएं होती है, जैसे कि स्थानाभाव की समस्या, जिसके कारण समीपी कृषि भूमि पर अतिक्रमण होती है और भूमि मूल्य में बेहतर हाशा वृद्धि भी हो जाती है। और अप्रवासी समस्याएं होंगे, जिससे मलिन बस्तियों का निर्माण भी होता है। परिवहन की समस्याएं होती है, जन दबाव भी पड़ता है, और जल आपूर्ति की समस्याएं होती है, विद्युत आपूर्ति की समस्याएं होती हैं, रोजगार साधनों पर अति दबाव भी पड़ता है, सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचनाओं पर अतिशय भी दबाव पड़ता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की साधनों पर भी दबाव पड़ता है, स्वच्छता एवं जल निकासी की समस्याएं होती है, शहरी मल जैसे ठोस मल, तरल मल, प्लास्टिक मल, इलेक्ट्रॉनिक मल की निस्तारण की समस्याएं होती है, अर्बन पॉल्यूशन, नगरीय प्रदूषण भी होते हैं, जैसे वायु, ध्वनि, जल, तापीय, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ओजोन प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हुई होती है। नगरीय अपने आप में हीट आइसलैंड बन गए हैं, जिससे नगर अपने आप में अर्बन क्लाइमेट हो गए हैं। और उसके बाद कानून एवं प्रशासन की भी समस्याएं बनी रहती हैं। मलिन बस्तियां, जैसे देखिए मलिन बस्तियां क्या होती है, तो जहां नगर एक तरफ अत्याधुनिक सुख सुविधाएं, तकनीकी विकास एवं आधुनिकता के अभिप्राय हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ आत्यंतिक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें से एक है मलिन बस्तियां हो गए। मलिन बस्तियां नगरों की आवासीय समस्याओं का परिणाम भी है। देखिए यूएस के बारे में देखें तो यूएस के अधिवासी अधिनियम के अनुसार देखें तो वह निस्तारणीय अधिवास बस्तियां, जहां गृह या घर अत्यधिक जर्जर, जीर्ण शीर्ण, पुराने हो या अत्यधिक भीड़ भाड़ से युक्त हो, दोषपूर्ण हो, बसावट वाले होते हैं, जहां स्वस्थ वायु, प्रकाश, सफाई जैसी सुविधाओं का भी अभाव हो, और जिन्हें मलिन बस्तियां भी कहा जाता है। और यह नगरीय स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिक तथा सौंदर्य आदि को भी दुष्प्रभावित करती हैं। यूएस के एक अधिनियम है, उसके अनुसार ये व्याख्या की गई थी कि मलिन बस्तियां कौन सी हो सकती है, जहां जर्जर अत्यधिक घर हो, जीर्ण शीर्ण पुराने हो, और अत्यधिक भीड़ भाड़ हो, उसके बाद दोषपूर्ण बसावट हो, और स्वच्छ वायु, प्रकाश, सफाई जैसी सुविधाओं का अभाव हो, मलिन बस्तियां कहा जाती हैं। उसके बाद जो ये यूएस के हैं, डिकेंस के अनुसार, वहाँ एक डिस्केंस है, उसके अनुसार एक मलिन बस्तियों को उदाहरण दी गई कि मलिन बस्तियां नगरीय पतन की वह चरण है, या वह चरण बसाया गया होता है जिसके आवास इतने प्रदूषित होते हैं कि वह नगरीय स्वस्थ समुदाय एवं नैतिकता के लिए अगर हमें एनसीईआरटी दिख रहा है तो लिख रहे नैतिकता के लिए खतरा बन जाते हैं, जिन्हें मलिन बस्तियां कहा जाता है। और 1956 के अनुसार एक एक्ट है 1956 के, जैसे भारत के सौंदर्य में, जैसे कि एक 1956 में एक अधिनियम आया था, एक आया था, उसके के अनुसार भारत में मलिन बस्तियां वह अधिवास इकाई हैं, व्याख्या की गई थी, वह अधिवास इकाई हैं जहां राज्य अधिनियम द्वारा मलिन बस्ती के रूप में घोषित की गई हो, और किसी अन्य अधिनियम द्वारा जो राज्य के लिए मान्य हो तो उसके द्वारा मलिन बस्तियों के रूप में चिन्हित भी कर दिया गया है। और उसके बाद जो ये अधिनियम है 1956 में आया था, SCRA जो अधिनियम 1956 के, उसके अनुसार मलिन बस्तियों की व्याख्या की गई थी, जैसे कि वह मलिन बस्तियां होती है जो अधिवासी इकाई है, जहाँ की अगर वो मलिन बस्तियां होगी जहाँ अगर राज्य अधिनियम द्वारा मलिन बस्ती के रूप में घोषित कर दिया गया हुए मलिन बस्तियां कहलाएंगी। उसके बाद किसी अन्य अधिनियम द्वारा जो राज्य के लिए मान्य हो तो उसके द्वारा मलिन बस्तियों के रूप में चिन्हित भी कर दिया गया, जहाँ कम से कम 60 से 70 कच्चे घरों का, जिनका निर्माण घास फूस, प्लास्टिक, पॉलीथीन जैसे पदार्थों से किया गया है, उसका यानी कचरे का सामूहिक कचरे वाला जो घर है, जहाँ 300 से ज़्यादा जनसंख्या रहती है, वहाँ पर वे भी मलिन बस्तियां के अंतर्गत आएगी। और जहाँ अपर्याप्त आधारभूत संरचना, सफाई, जल निकासी व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता, बिजली आदि की अभाव हो तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण हो, और उन्हें मलिन बस्तियां भी कहा जाता है उन्हें भी। और जहाँ स्वस्थ तथा
वातायन की असुविधा हो, जहाँ कच्चे घरों की संरचना हो, प्रदूषण तथा मानवीय दशाएं प्राप्त रहती है और मानवीय दशाएं प्राप्त होती है, उन्हें भी मलिन बस्तियों में रखा जाता है। मलिन बस्तियों के विकास के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? औद्योगिकरण, अनियोजन, नगरीकरण और ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी, नगरीय आकर्षण, नगरों में समुचित रोजगार एवं स्वास्थ्य का अभाव, नगरीय प्रयासों में कमी एवं घोर अनदेखी, इन सबसे नगरीय मलिन बस्तियों का विकास होता है। मलिन बस्तियों के प्रकार, जैसे मलिन बस्तियों के प्रकार में जैसे आशावादी मलिन बस्तियाँ होती है और निराशावादी मलिन बस्ती होती है। जो आशावादी मलिन बस्तियाँ होती है वह इकाई होती है, यानी वह ये बस्ती होती है जिनके पुनरुद्धार के लिए या पुनर्निर्माण के लिए या सुधार के लिए संभावना व्याप्त हो, जिन्हें आशावादी मलिन बस्तियाँ कहा जाता है। यहाँ अस्थायी प्रकृति की ये होती हैं आशावादी मलिन बस्तियाँ, इनका पुनर्वास संभव होता है। यह नगरों में नवीन प्रवास की कई जनसंख्या का प्रमाणी भी होती है और यह नगरों के उपरांत क्षेत्र में विकसित भी होती है। कच्चे, अर्ध कच्चे, घास फूस, प्लास्टिक से निर्मित ये होती हैं और इनमें पुरुष जनसंख्या की अधिकता भी होती है। इनका विकास खाली पड़ी सरकारी भूमियों पर होता है। और जो निराशावादी मलिन बस्तियाँ होती है, यह वह मलिन बस्तियाँ होती है जिनकी सुधार में कोई संभावना ही नहीं है, यह अस्थायी प्रकृति की हो जाती है, असंभव है। जो ये इनका पुनर्वास जो है यहाँ असंभव है, क्योंकि यह दीर्घ अवधि इससे व्याप्त है और यह नगरों में नवीन प्रवासी की जनसंख्या का प्रणाली में पुरातन जनसंख्या यहाँ होती है और नगरीय केंद्र, विनिर्माण केंद्र, औद्योगिक केंद्र में विकसित ये होती है। पक्के एवं अर्ध पक्के घर के पाए जाते हैं निराशावादी, इनका सुधार नहीं हो सकता। उसके बाद संतुलित लिंगानुपात यहाँ प्राप्त होते हैं। यह रेलवे ट्रैक, डिस्पोजल ग्राउंड तथा औद्योगिक संकुलों के समीप विकसित होते हैं। उसके बाद इन मलिन बस्तियों को मुंबई में कहाँ ये पाए जाते हैं? तो इन मलिन बस्तियों को मुंबई में चौल हो गए, झोपड़ी पट्टी, दिल्ली में झुग्गी पट्टी के नामों से पुकारा जाता है, कोलकाता में बस्ती और चेन्नई में चोटी, कानपुर में अहाता के नाम से कहा जाता है। मलिन बस्तियों की समस्याएं और संबंधित समस्याएं देखें। मलिन बस्तियों से संबंधित समस्याएं जैसे आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्या में निम्न श्रम दर होगा, निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी, घोर आर्थिक असुरक्षा भी होगा, शाख एवं बैंकिंग सुविधाओं का समुचित अभाव होगा। यहाँ पर सामाजिक समस्याएं में जैसे मद्यपान होगा, नशाखोरी यहाँ पर होगी, आपराधिक गतिविधियों के केंद्र ये होंगे, बलात्कार यहाँ पर देखा जाएगा, वैश्यवृत्ति की प्रवृत्ति देखी जाएगी, घरेलू हिंसा भी होगा, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार भी होगा, अवसादग्रस्तता होगी, अंधविश्वास भी यहाँ होगा, बाल अपराध होगा, शिक्षा का निम्न स्तर होगा, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता भी होगी।